मेरा नाम सीमा है। मेरी उम्र 60 वर्ष है। मेरी 2 प्यारी प्यारी बेटियां हैं जिनकी सारी जिम्मेदारी मैं पूरी कर चुकी थी। मैं अपनी दोनों बेटियों नेहा और मीरा को पढ़ा लिखा कर उनकी शादी ब्याह करके अपनी जिम्मेदारियों से छुट्टी पा चुकी थी। मैं और मेरे पति नवीन हम दोनों आपस में सुखपूर्वक रह रहे थे। बड़ी बेटी नेहा की शादी को 9 वर्ष हो चुके थे, परंतु वो माँ नहीं बन सकी थी। अब इतने दिनों बाद कृत्रिम गर्भाधान पद्धति से वो गर्भवती हुई थी। डॉक्टर ने उसे पूर्ण विश्राम की सलाह दी थी। उसकी देखभाल के लिए उसके घर में कोई महिला सदस्य नहीं थी, इसलिए मेरा बेटी के यहाँ जाना आवश्यक था। लेकिन मैं निश्चिंत थी क्योंकि मुझे अपनी कामवाली बाई बिमला पर पूर्ण विश्वास था कि वो घर और नवीन दोनों की देखभाल अच्छी तरह कर लेगी। नवीन हमेशा से छोटे बच्चे की तरह थे। अपने लिए 1 कप चाय बनाना भी उनके लिए मुश्किल काम था। बिमला के रहने के कारण मैं बिना किसी चिंता के आराम से चली गई थी। कुछ दिनों बाद नेहा के घर में प्यारी सी गुड़िया का आगमन हुआ। मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। नवीन भी गुड़िया से मिलने आए थे। वे भी 2-3 दिन वहाँ रहे थे और चिपरिचित अंदाज में बेटी नेहा से बोले, तुम्हारी मम्मी को मेरे लिए टाइम पास का अच्छा इंतजाम करके आना चाहिए था। घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उनकी बात सुनकर सब हंस पड़े थे और मैं शर्मा गई थी और नवीन से धीमे से बोली थी, आप भी बच्चों के सामने तो समझकर बोला करिए। मुझे इतनी लज्जा आ रही थी कि मैं चुपचाप उठकर रसोई में चली गई थी। मैं हैदराबाद से 3 महीने तक नहीं लौट सकी। नेहा की बिटिया बहुत कमज़ोर थी और उसे पीलिया भी हो गया था। वो 10-12 दिन तक इंक्यूबेटर में ही रही थी। नेहा के टाके भी नहीं सूख पा रहे थे, इसलिए मैं चाह कर भी जल्दी नहीं लौट सकी। मेरा लौटने का प्रोग्राम कई बार बना और कई बार कैंसिल हुआ, इसलिए आखिर में जब मेरा टिकट आ गया तो मैंने मन ही मन नवीन को सरप्राइज देने के लिए सोचकर कोई सूचना नहीं दी और बेटी नेहा को भी अपने पापा को बताने के लिए मना कर दिया। दोपहर का 1 बजा था। मैं एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर सीधे अपने घर पहुंच गई। गाड़ी पोर्च में खड़ी देखकर मेरा मन घबराया कि आज नवीन इस समय घर पर क्यों है। मैं दबे पांव घर में घुस गई। बेडरूम में बिमला और नवीन के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं अपने को रोक नहीं पाई। मैंने खिड़की से अंदर झांकने का प्रयास किया। बिमला बेड पर लेटी हुई थी। ये देखकर मेरी आंखें शर्म से झुक गई। बिमला तो पैसे के लिए सब कुछ कर सकती है, परंतु नवीन इतना गिर जाएंगे, वो भी इस उम्र में। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। आज नवीन को देखकर लग रहा था उनमें और जानवर में भला क्या अंतर है। जैसे पशु अपनी भूख मिटाने के लिए यहाँ वहाँ कहीं भी मुंह मार लेता है, वैसे ही नवीन जैसा पुरुष भी इतने दिन बाद घर आने की मेरी सारी खुशी काफूर हो चुकी थी। मुझे लगा था कि मैं जलते हुए रेगिस्तान में अकेले झुलस कर खड़ी हुई हूँ। दूर दूर तक मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है। फिर भी अपने को संयत करके मैंने जोर से दरवाज़ा खटखटा दिया। जानी पहचानी आवाज़ नवीन की थी। बिमला, देखो तो जरा इस दोपहर में कौन आ मरा। बिमला अपनी साड़ी और बाल ठीक करते हुए दरवाजे तक आई। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर झाँका। मुझे देखते ही बिमला के होश उड़ गए। मैंने जोर से पैर मारकर दरवाज़ा पूरा खोल दिया। नवीन और बिस्तर दोनों अस्त व्यस्त थे। वे पत्नी को अचानक सामने देख आश्चर्य से भर उठे थे। अपने को संभालते हुए बोले, तुमने अपने आने के बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैं गाड़ी लेकर एयरपोर्ट आ जाता। मैंने गुस्से से कहा, तुम एयरपोर्ट आ जाते तो मैं तुम्हारी रंगरेलियाँ कैसे देख पाती। नवीन हड़बड़ा कर बोले, तुम कैसी बात कर रही हो। मुझे बुखार था, इसलिए बिमला से मैंने सिर दबाने को कहा था। नवीन की बात सुनकर मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ गया। नवीन, कुछ तो शर्म करो। मिमियाती सी आवाज़ धीमे में नवीन बोला, तुम जाने क्या सोच बैठी हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने हिकारत से नवीन की ओर देखा था। क्रोध से मैं थर थर काँप रही थी। मैंने जोर से बिमला को आवाज़ दी, वाह बिमला वाह, तुमने तो जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। मैंने तुम पर आंख मूंद कर विश्वास किया। लोग तुम्हारे बारे में कितना कुछ कहते थे, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। अभी यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। बिमला, तुम आज और अभी कमरा खाली कर दो और यहाँ से चली जाओ। भाभी, मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं।
तुम कहीं भी जाओ, जियो मरो मेरी बला से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। मेरा दिल पिघलाने के लिए बिमला ने आखिरी अस्त्र का प्रयोग किया और मेरे पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। अपना सिर मेरे पैरों पर रखकर बोली, भाभी माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम अपना सामान खुद बाहर निकालोगी कि मैं वॉचमैन से कहकर बाहर फेंकवाऊं? मैंने खिड़की से चोर निगाहों से नवीन के घबराए हुए चेहरे को देखा। वो ड्राइंग रूम में बेचैनी से चहलकदमी करते हुए चक्कर काट रहे थे और साथ ही बार बार चेहरे से पसीना पोंछ रहे थे। मैंने फिर बिमला को कड़कती आवाज में सामान उठाने के लिए कहा और मेरे क्रोध से बिमला डर गई और निराश होकर उसने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आज नवीन ने मेरे विश्वास को तोड़ा था। मेरे मन में विचारों की उमड़ घुमड़ मची हुई थी। 30 वर्ष से मेरा वैवाहिक जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। नवीन जैसा पति पाकर मैं सदा से अपने को धन्य मानती थी। वह मस्त मौला और हंसोड़ स्वभाव के थे। बात बात में कह कहे लगाना उनकी आदत थी। रोते हुए को हंसाना उनके लिए चुटकियों का काम था। नवीन बहुत रसिक मिजाज भी थे। महिलाएं उन्हें बहुत पसंद करती थी, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि 30 साल से बसाए मेरे इस घर में मेरी पीठ पीछे ये सब हो रहा था। मैं आज खुद को कोस रही थी, क्यों मैंने बिमला पर इतना विश्वास किया। मैं ड्राइंग रूम में आकर चुपचाप बैठ गई थी। थोड़ी देर में नवीन मेरे लिए खुद चाय बनाकर लाए। मेरे पैरों के पास बैठकर धीरे से बोले, माही प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो तो मैं बोर हो रहा था, इसलिए टाइम पास करने के लिए उससे बातें कर रहा था। नवीन तुम इस समय मुझे अकेला छोड़ दो। आज मैंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा है, सहसा उस पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज़ तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मुझे एक बात बता दो, ये सब कब से चल रहा था? माही तुम्हारी कसम खाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो तुम सोच रही हो। मैंने अपने पति की आंखों में घृणा से देखकर कहा, तो ठीक है, जो बाकी है वो भी करके अपनी इच्छा पूरी कर लो। मेरे यहाँ रहने से परेशानी है तो मैं फिर से चली जाती हूँ। नेहा को इस समय मेरी बहुत ज़रूरत है। मैं तो तुम्हारे लिए भागी आई थी, परंतु तुम तो दूसरी दुनिया बसा चुके हो। मैं बेकार में अपना माथा खाले गिर रही हूँ। व्यर्थ का तमाशा मत बनाओ, मेरे सामने से हट जाओ। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। बिमला की सिसकियों की आवाज़ और सामान समेटने की आवाज़ बीच बीच में आ जाती थी। मेरा घर उजड़ रहा था। मैं आज बहुत दुखी थी। मुझे बिमला से ज़्यादा नवीन दोषी लग रहे थे। मैं मन ही मन सोच रही थी कि जब अपना सिक्का ही खोटा हो तो दूसरे को क्यों दोष दे। कुछ भी हो, पर बिमला को यहाँ से निकालना अब आवश्यक था। वो उस घड़ी को कोस रही थी जब उसने बिमला को अपने घर पर काम करने के लिए रखा था। लगभग 15 साल पहले मेरी ननद की ननद सप्ता दीदी ने बिमला को मेरे पास काम के लिए भेजा था। मेरी काम वाली सुमन हमेशा के लिए गांव चली गई थी। 2 बेटियां, पति और बूढ़ी अम्मा जी के सारे काम करते करते मेरी हालत खराब हो रही थी। मुझे नई काम वाली की सख्त ज़रूरत थी। सप्ता दीदी ने कह दिया था, बिमला नई है इसलिए निगाह रखना। सप्ता दीदी की ये बात याद आते ही मैं अतीत में खो गई थी। बिमला का जीवन तो मेरे लिए खुली किताब की तरह है। मुझे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। मुझे वो याद आ गया जिस दिन पहली बार बिमला मेरे घर आई थी। 21-22 साल की बिमला का रंग दूध की तरह सफ़ेद था। गोल चेहरा, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में निरहता थी। अपने में सिकुड़ी सिमटी हुई एक बच्चे की उंगली पकड़े हुए तो दूसरे को गोद में उठाए कातर निगाहों से काम की याचना कर रही थी। उसे काम की सख्त ज़रूरत थी। उसके माथे के जख्म को देखकर मैं पूछ बैठी थी, ये चोट कैसी लगी तुम्हारी? बिमला धीरे से बोली, मेरे आदमी ने हंसिया फेंक कर मारा था। वो माथे को छूता हुआ निकल गया था, उसी से घाव हो गया है। उसकी बात सुनकर मैंने उसको समझते हुए कहा था, ऐसे आदमी के साथ क्यों रहती हो? अब मैं उसे छोड़कर शहर आ गई हूँ। यहाँ नई हूँ, इसलिए ज़्यादा किसी को जानती नहीं। मुझे बिमला पर दया आ गई थी। तुम्हारे बच्चे कहाँ रहेंगे? मैंने पूछा। जी, जब तक कोठरी नहीं मिलती वे दोनों बरामदे में बैठे रहेंगे। अम्मा जी अंदर से बोली थी, इसको रखना बिल्कुल बेकार है। 2 बच्चे हैं, सारे घर में घूमते फिरेंगे। मुझे रसोई के अंदर पड़े हुए ढेर सारे जूठे बर्तन याद आ रहे थे। मैंने बिमला से बर्तन साफ करने को कहा। उसने फुर्ती से अच्छी तरह बर्तन साफ किए, स्टैंड में लगाए, स्लैब और गैस साफ करके रसोई में पोछा भी लगा दिया था। उसके काम से मैं निहाल हो उठी थी। धीरे धीरे मैं उसकी मुरीद होती गई।
बच्चे सीधे थे, बरामदे में बैठे रहते थे। मेरे बच्चों के पुराने कपड़े पहनकर खुश होते, टूटे फूटे खिलौनों से खेलते और बचा कुचा खाना खाते। बिमला मेरे घर के सारे कामों को मन लगाकर करती थी। मेहमानों के आने पर वो घर के कार्यों के लिए ज़्यादा समय देती थी। मैं भी उसका पूरा ध्यान रखती थी। तीज त्योहार पर मैं बच्चों के लिए नए कपड़े बनवा देती थी। बिमला भी मेरे एक एहसान तले दबी रहती थी। मुझे अपना आत्मीय समझकर अपने दिल की बातें मुझसे कह देती थी। 2 छोटे छोटे बच्चों को पालना आसान नहीं था। बिमला ने धीरे धीरे आसपास के कई घरों में काम पकड़ लिया। मैं देखती थी जैसे चिड़िया अपने चोंच में दाने भरकर सीधा आकर अपने घोंसले में रुकती है, वैसे ही वो कहीं से कुछ मिलता तो सब इकट्ठा करके बच्चों के लिए ले आती थी। कपड़े मिलते तो उन्हें काट पीट कर बच्चों की नाप के बनाकर पहनाती। उसकी कर्मठता से मैं बहुत प्रभावित थी, इसलिए मैंने अपनी पुरानी सिलाई मशीन भी उसे दे दी थी, जिसे पाकर वो बहुत खुश थी। बिमला एक दिन रमेश को लेकर आई थी। भाभी, मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ। मैं उसे हिम्मत बंधाते हुए बोली थी कि इस आदमी की अच्छी तरह जांच परख लेना, कहीं पहले वाली की तरह ये भी हाथ ना उठाने लगे। बिमला ने खुशी खुशी बताया था कि वो मेरे बच्चों को अपनाएगा और मैं पहले की तरह ही काम करती रहूँगी। वो 8-10 दिन की छुट्टी लेकर चली गई थी। नवीन को पता चला तो बोले, गई भैंस पानी में, वो तुम्हें गच्छा दे गई, अब दूसरी ढूंढो। इसके भी पर निकल आए हैं। बिमला अपने वादे की पक्की निकली। वो 10 दिन बाद आ गई थी, परंतु ये क्या, उसका तो रूप ही बदल गया था। अब वो नई नवेली के रूप में थी। लाल बड़ी सी बिंदिया उसके माथे पर सजी हुई थी, होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक, गोरे गोरे पैर पायल बिछिया और महावर में सजी हुई थी। हाथों में भर भर की चूड़ियाँ और चटक लाल चमकीली साड़ी पहनी हुई थी। चेहरे पर शर्म की लाली थी। मैंने मजाकिया लहजे में उससे पूछा था, क्यों री, क्या मंडप से सीधे उठकर चली आई है? नवीन तो एक टक उसको निहारते रह गए थे। धीरे से बोले, ये तो छम्मक छल्लो दिख रही है। मैं तो बहुत खुश थी कि चलो इसके जीवन में खुशियों ने दस्तक तो दी, जबकि आस पड़ोस की महिलाओं को गॉसिप का एक नया विषय मिल गया था। काश उस दिन मिसेस वर्मा की बात मैं मान लेती। उन्होंने मुझे सावधान करते हुए कहा था, इससे सावधान रहिएगा, ये बदचलन औरत है, इसके संबंध कई आदमियों से है। गीता जी ने नहले पर दहला मारा था। ये बहुत बदमाश औरत है। हम लोगों से साड़ी सूट मांग कर ले जाती है और अपनी झुग्गी पर जाते ही भेज देती है। मैं तलखी से बोली थी, इन बातों से मुझे क्या मतलब है, मेरा काम वो ठीक से करती है, बस इतना काफ़ी है। बिमला ने अपने बच्चों के लिए ख्वाब पाल रखे थे। दोनों बच्चों का स्कूल में नाम लिखा दिया था। रमेश से शादी के बाद बच्चों से उसका ध्यान बंटने लगा था। वह बच्चों को स्कूल और ट्यूशन भेजकर ही अपने कर्तव्य की इत्सरी समझ बैठी थी। दोनों स्कूल जाने का बहाना करके इधर उधर घूमा करते थे। बिमला का बेटा समीर पान मसाला खाने लगा था, पैसा चुराकर जुआ भी खेलने लगा था। बेटी तनु बाहर लड़कों से नजरें लड़ाती। दोनों बच्चों की वजह से उसके और रमेश के बीच अक्सर लड़ाई हो जाती। रमेश भी नकली चेहरा उतारकर खूब शराब पीने लगा था। एक दिन वह तनु को लेकर घर आई थी। बोली, ये दिन भर आपके पास रहेगी तो 4 अच्छी बातें सीख लेगी। तनु को देखे हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए थे। वो जीन्स कुर्ती पहनकर आई थी। उसके कानों में बड़े बड़े कुंडल थे। मैं स्वयं उस खूबसूरत परी को एक टक देखती रह गई थी। वो हाथ में मोबाइल पकड़े हुई थी। उसका मोबाइल थोड़े थोड़े अंतराल में बजता रहा। वो कमरे से बाहर जाकर देर देर तक बातें करती रही। मैं समझ गई थी कि तनु का किसी के साथ चक्कर जरूर है। मैंने बिमला को आने वाले खतरे के लिए आगाह कर दिया। शायद वो भी उन बातों से वाकिफ थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की हरकतों से उसकी कोई बदनामी हो। उसने रमेश की सहायता से आनंद फानन में उसकी सगाई करवा दी थी। बिमला खुश होकर लड़के वालों के द्वारा दिया हुआ सोने का हार मुझे दिखाने भी लाई थी। उसने इशारों में मुझसे 10,000 रुपये की फरियाद भी कर दी थी। नवीन ने उसे रुपए देने के लिए हाँ कर दी थी। अम्मा जी के कान में भनक लग गई तो बिमला को पैसे देने की बात चल रही है तो वो नाराज हो उठी थी, क्योंकि उन्हें बिमला फूटी आंख नहीं सुहाती थी, जबकि सबसे ज़्यादा काम वो उन्हीं का करती थी। उनको रोज़ नहला धुलाकर उनके कपड़े धोती थी, उनके बाल बनाती थी, रोज़ उनके पैरों में मालिश किया करती थी। उनकी नज़र में वो बदचलन औरत थी। काश उस समय मैं उनकी बातों पर ध्यान देती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता।
नवीन और मेरे डर से अम्मा जी उसे भगा नहीं पाती थी, वरना वह उसे एक दिन न टिकने देती। कुछ ही दिनों में पता चला कि तनु अपने प्रेमी के साथ वो सोने का हार लेकर रफू चक्कर हो गई। बिमला के रोने धोने के कारण रमेश ने शादी के लिए जोड़े हुए रुपए लड़के वालों को देकर किसी तरह मामले को निपटाया था, परंतु बिरादरी में वह उसकी बदनामी तो बहुत कर गई थी। साल भर बाद जब तनु की बेटी हुई तो भागती हुई सबसे पहले वो बेटी के पास पहुंची थी। यहाँ वहाँ भागकर चांदी के कड़े खरीद लाई थी और 5-6 फ्रॉक भी लाई थी। उसकी आवाज़ और चेहरे से खुशी छलक रही थी। बोली थी, भाभी हम नानी बन गए हैं। वो है तो मेरी नातिन। मैं मुस्कुरा कर उसको देखती रह गई। मन ही मन वो बोली थी, कितनी भोली है बेचारी। मैंने बिमला को 500 रुपये का नोट पकड़ा दिया था। मुझे याद है जब मीरा के बेटा हुआ था तो वो कितनी खुश हुई थी। नवीन ऑफिस से आ गए थे। उन्होंने मुझे रुपए देते हुए देख लिया था। वह बोले, ये बहुत चालू है, तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर अपना मतलब सीधा करती है। मैं बोल पड़ी थी, रहने भी दीजिए, ज़रूरत के समय वो हमेशा हाजिर रहती है। ये नहीं देखते आप? ठीक है, ये तुम्हारी दुनिया है, जो ठीक समझो करो। इधर रमेश दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया था। वो रोज़ शराब पीने लगा था। वो पीकर देर रात में आता और हंगामा करता। अक्सर बिमला पर हाथ भी उठाने लगा था। बिमला सुस्त और अनमनी रहने लगी थी। एक दिन नवीन मुझसे बोले थे, तुम्हारी छम्मक छल्लो आजकल चुप चुप रहती हैं, शायद किसी परेशानी में है, पूछ लो उससे, यदि पैसों की ज़रूरत हो तो दे दो। नहीं, पैसे की बात नहीं है। रमेश और बेटा दोनों शराब पीने लगे हैं और रमेश किसी दूसरी औरत के चक्कर में भी पड़ गया है। नवीन आश्चर्य से बोले थे, इतनी सुंदर और सलीकेदार औरत होने के बावजूद वो दूसरी पर मुंह मार रहा है। बिमला इधर काम पर आती थी, उधर रमेश की प्रेमिका उसके घर पर आ जाती थी। धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ गई थी। वो उसके घर में अपना हक जताने लगी थी। यदि वो कोई शिकायत करती तो रमेश बिमला की पिटाई कर देता था। बिमला किसी भी तरह अपने और रमेश के रिश्ते को बचाना चाहती थी। जब उसका नशा उतर जाता था तो वो बिमला के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगता था। वो पिघल जाती थी। ये सिलसिला काफ़ी दिन से चल रहा था। वो अपनी परेशानियों में उलझी हुई थी। इधर समीर भी आवारा लड़कों के साथ चोरी, जुआ, शराब आदि का शौकीन बन गया था। बिमला के यहाँ वहाँ छिपाए हुए पैसे वो चुपचाप गायब कर लेता था और रमेश का नाम लगाकर घर में महाभारत मचवा देता था। एक बार उसके नए मोबाइल को देखकर उसने पूछा था तो बोला, हमारे मालिक ने हमें इसे ठीक करवाने के लिए दिया है। एक दिन समीर के पर्स में रुपयों की गड्डी को देखकर उसका माथा ठनका था, परंतु समीर ने उसे पट्टी पढ़ा दी थी। वह भी ममता की मारी बहकावे में आ गई थी, परंतु एक दिन वो गांव की एक लड़की को फुसलाकर ले भागा था। लड़की नाबालिग थी। उसके पिता ने पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने रमेश और बिमला को थाने में ले जाकर पिटाई की और 2 दिन के लिए बंद कर दिया था। 4-5 दिन के अंदर पुलिस ने समीर को ढूंढ निकाला था। नाबालिग लड़की को भगाने के जुर्म में समीर को जेल में बंद कर दिया था। रमेश की प्रेमिका माधवी ने अपनी कोशिश से रमेश को छुड़ा लिया था। पुलिस ने बिमला को भी छोड़ दिया था। अब रमेश का घर उसके लिए पराया हो चुका था। उसकी सौत माधवी का हक रमेश और उसके घर दोनों पर हो गया था। बिमला लुटी पिटी मेरे पास पहुंची थी। उसका रोना बिलखना देख मेरा दिल पिघल उठा था। नवीन के लाख मना करने पर भी मैंने बिमला को घर पर रख लिया था। वो बहुत खुश थी। मुझे बिमला के घर पर रहने से बहुत आराम हो गया था। वो मेरे घर व बाजार के सारे काम करती थी। इसी बीच अम्मा जी का भी देहांत हो गया। उनके देहांत को भी साल हो गए थे और बिमला को हमारे यहाँ रहते हुए लगभग 2 साल हो गए थे। अगर अम्मा जी जीवित होती तो बिमला को घर में कभी भी नहीं रहने देती। बिमला अक्सर अपने बच्चों और रमेश को याद करके आंसू बहाने लगती थी। ये देख मेरा दिल पिघल उठता था। आज इसी बिमला की वजह से उसके घर का सुख चैन लुट गया था। अतीत में खोए खोए शाम ढल चुकी थी। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। मुझे बिजली जलाने का भी होश नहीं था। आज मेरे जीवन में ही अंधकार छा गया था। वो जब से यहाँ आई अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं डाली थी। आज वो बहुत व्यथित थी। जीवन से निराश होकर मेरा मन फूट फूट कर रो रहा था। मैं नवीन की आवाज़ से वर्तमान में लौट आई थी। वह मुझे मोबाइल देकर बोले, लो नेहा का 2 बार फ़ोन आ चुका है। कह रही है, क्या बात है माँ का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है? उनकी तबीयत तो ठीक है? सुबह यहाँ से गई थी तब तो बिल्कुल ठीक थी। उनको फ़ोन दीजिए, वो मुझसे बात करें। गुड़िया बहुत रो रही है।
मेरे हेलो बोलते ही अपनी खींच कर बोली, क्यों माँ, पापा मिल गए तो मुझे मेरी गुड़िया सबको भूल गई? कम से कम पहुँचने की खबर तो दे देती। माँ अपनी बेटी को जानती थी। यथासंभव अपनी आवाज़ को सामान्य करती हुई बोली, ना बेटा, फ्लाइट में फ़ोन बंद किया था, फिर उसे ऑन करना ही भूल गई थी। गुड़िया को घुट्टी पिला दो और उसके पेट पर हींग मल दो, पेट दर्द से रो रही होगी। ठीक है माँ। और उसने फ़ोन काट दिया। सामने खड़े नवीन का मुंह उतरा हुआ था। वह हाथ जोड़कर उसे बेटी को कुछ न बताने और कान पकड़कर माफ़ी का इशारा कर रहे थे। मैं कसम में भी थी, क्या मेरा और नवीन का इतना पुराना रिश्ता पल भर में टूट जाएगा? मैं सिर पर हाथ रखकर चिंतित मुद्दा में ही बैठी थी। नवीन अपने अनगढ़ हाथों से सैंडविच और दूध बनाकर लाए और बोले, तुम मुझे जो चाहे वो सजा दे दो, लेकिन प्लीज़ पहले ये सैंडविच खा लो। मुझे याद आया कि कमल को तो डायबिटीज़ है और पिछले कई घंटों से उन्होंने कुछ नहीं खाया। नवीन अपनी धीमी आवाज़ में बोले, मुझे 2-3 दिन से बुखार आ रहा था। आज सुबह से मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए नाश्ता भी नहीं किया था। अब मैंने सिर उठाकर नवीन पर भरपूर निगाह डाली तो वे काफ़ी कमज़ोर दिख रहे थे। उनका मासूम चेहरा डरे हुए बच्चे की तरह लग रहा था। सब कुछ भूलकर मेरा दिल कसक उठा था। यदि नवीन को कुछ हो गया तो? मैंने चुपचाप सैंडविच उठा ली थी। नवीन ने भी सिर झुकाकर सैंडविच और दूध पी लिया था। रात दिन मजाक करने वाले हंसोड़ नवीन को चुप और गुमसुम देख मुझे बहुत अटपटा लग रहा था, परंतु मैं मन ही मन एक निश्चय कर चुकी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता अलमारी से अपना सामान हटाकर दूसरे बेडरूम में ले जा रही थी। मैं नवीन की परछाई से भी इस समय दूर जाना चाह रही थी। नवीन की उदास और पनीली आंखें चारों तरफ मेरा पीछा कर रही थी। आज मैं दुनिया में बिल्कुल अकेले हो चुकी थी। जीवन के जिस मोड़ पर मुझे अपने जीवन साथी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वही जीवन साथी धोखेबाज निकला। मेरे दिल में असीम पीड़ा हो रही थी। मेरे दिल के हजारों टुकड़े हो चुके थे और हर टुकड़े से खून बह रहा था। मुझे दूर दूर तक भी कोई ऐसा नहीं दिख रहा था जिससे मैं अपना दर्द को कहकर अपना मन हल्का कर सकूं। मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही थी। मुझे अपनी दुनिया सूनी और वीरान लग रही थी। पीछे से नवीन की धीमी सी आवाज़ में मेरे कानों में पड़ी, डियर, तुम्हारे बिना मेरा टाइम पास कैसे होगा? पर आज ये आवाज़ मेरे दिल तक नहीं पहुंच सकी। आज मेरे बढ़ते कदम नहीं रुके। मैं नवीन को अनदेखा करके दूसरे बेडरूम की ओर चल पड़ी। ना जाने अब ये खाई हम दोनों के बीच कभी पटेगी या नहीं, लेकिन मेरा विश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। क्या 30 साल की शादी में भी इंसान को धोखा मिल सकता है? लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।